नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। घटना चक्र में दिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्रम में आज पहला लेक्चर ये है आपका, जो घटना चक्र के एडिशन में दिया गया है। इन्हीं को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा आज कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे और ये हिंदी में दिया गया है। मैं अंग्रेजी साथ साथ बताता जाऊंगा, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोई समस्या जो है आपको नहीं होनी चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब प्रवृत्त हुआ था? डेट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी पूछ रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को कब इन्फोर्स किया गया, तो ये है 1 सितंबर 1872। और मैं आपसे बताया क्योंकि यही जो डेट है आपकी, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी है, यानी 1 सितंबर 1872। पहला ऑप्शन जो है वो 1 मार्च है, 1 अप्रैल दूसरा, सी जो है आपका, तो ऑप्शन आपका यहां कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था, ये इनैक्ट हुआ था, कब हुआ था? 15 मार्च 1872 को। तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनैक्टमेंट जो है वो कब है? 15 मार्च 1872 को। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। वहां पे इनैक्टमेंट जो डेट है आपकी भारतीय संविधान की, वो कब है? 26 नवंबर। इनैक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिव टू आवरसेल्फ 26 नवंबर 1949 को। और इन्फोर्समेंट जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 को। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखी गई है? ये 394 में लिखा गया है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 394 में, जहां पे कमेंसमेंट बताया गया है। यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट वाज इनेक्टेड, तो 15 मार्च 1872 को ये इनेक्ट हुआ था। 1 सितंबर 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ है, लागू हुआ है, केम इनटू द एग्जिस्टेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर, ए और बी दोनों न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। अब ये एप्लीकेबिलिटी पूछा हुआ है कि ये आपका एक्ट जो है वो कहां पे लागू नहीं होता है, कहां पे लागू नहीं होता है? तो सीधे सीधे बता दिया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एफिडेविट्स पर लागू नहीं होता है, शपथ पत्रों पर ये लागू नहीं होता है, ये मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर भी लागू नहीं होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता है, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर लागू नहीं होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो आर्मी एक्ट है, नेवल एक्ट है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, ऐसी कोर्ट्स की कार्यवाहियों पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये एप्लीकेबल कहां है? तो कहता है न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियां, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उन पर इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये एफिडेविट्स पर भी एप्लीकेबल नहीं है, ये आर्बिट्रेशन के समक्ष भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होता है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? ये सीआरपीसी के सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है, जहां पे बताया गया है कि अथॉरिटी जो है वो शपथ पर साक्ष्य को ग्रहण करने का अधिकार रखती है। शपथ पर साक्ष्य लेने का प्राधिकार जिसके पास होता है और जिन कार्यवाहियों में होता है, ऐसी जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो क्या कहलाती हैं आपकी? जुडिशियल प्रोसीडिंग 2I सीआरपीसी में बताया गया है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। अगेन
निम्नलिखित में से किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है? गैर न्यायिक कार्यवाहियों में, मध्यस्थम कार्यवाहियों में, न्यायिक कार्यवाहियों में, शपथ पत्र पर। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किन पर साक्ष्य अधिनियम लागू होगा? ये नहीं होगा इसमें, ये तो किस पर लागू होगा ये पूछ रहा है, क्योंकि इस पर लागू नहीं होता है, जो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है, एफिडेविट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पे नहीं होगा, यहां पे कहां पे लागू होता है? तो ये कहां पे लागू होगा आपका? ये आपका न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होगा। अगेन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, वही बात है, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होगा? आंसर इज नो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स जो है वहां पे भी ये लागू नहीं होता है। न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगा? यस। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पे? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगेन, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट इज द स्टेटमेंट, ये क्या होगा? नॉट करेक्ट, करेक्ट, पार्टली करेक्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्या है? करेक्ट है। यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल प्रोसीडिंग एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों पर ये एप्लीकेबल होता है। तो आंसर क्या होगा? ये करेक्ट स्टेटमेंट है ये। अगेन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस के द्वारा ये निरसित की गई है? और ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये कहां पे है आपका? ये जो रिपील किया गया, रिपीलिंग एक्ट 1938 के द्वारा इसे रिपील किया गया, सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी वो सेक्शंस जो रिपील किए गए हैं किस ईयर में रिपील हुए हैं, ये अब ट्रेंड बन गया है जुडिशरी का कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि इन्हें कब रिपील किया गया। तो ये सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज रिपील्ड इन 1938। ये हो गया। कौन सा एक कथन सही नहीं है? द विच स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट? इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो करेक्ट नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा है भैया? या कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा है, ये एक फैक्ट है कि एक व्यक्ति जो है उसने कुछ देखा है या सुना है, वॉट एवर ही हैज सीन और हर्ड इज अ फैक्ट और नॉट? यस, इट इज अ फैक्ट। जब फैक्ट के बारे में देखा गया तो फैक्ट में क्या बताया गया है? साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये और फिजिकल फैक्ट है, दो तरीके के फैक्ट की बात किया गया है। फैक्ट को जो डिफाइन किया गया है, कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। तो कुछ सुना है या कहा है, तो ये क्या है? एक फैक्ट है। और कैसा फैक्ट है? फिजिकल फैक्ट है। या कि मनुष्य अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है, उसने कुछ बोला भी है, ये क्या है आपका? एक फैक्ट है। या कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है, यानी द पर्सन हैज अ रेपुटेशन, तो रेपो जो है ये भी एक फैक्ट है। और अगेन, या कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, यह एक तथ्य है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनाया है कि किसी मनुष्य को अमुक ख्याति है, यह तथ्य नहीं है, जबकि ये क्या है आपका? फैक्ट है। किसी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, किसी की रेपो क्या है, इल विल, गुड विल, नेग्लिजेंस, इंटेंशन, ये सारे क्या है? आपके मेंटल फैक्ट्स है। तो रेपो इज अ मेंटल फैक्ट। और जबकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहां पे कि रेपुटेशन इज नॉट अ फैक्ट, जबकि करेक्ट क्या है? और आपसे पूछा क्या है कि विच वन इज नॉट अ करेक्ट? तो कौन सा करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका। तो मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के फैक्ट हैं। कौन कौन सा? आपका फिजिकल फैक्ट, और दूसरा कौन सा है? मेंटल फैक्ट है। फिजिकल फैक्ट आपका कौन सा है? कि जिन्हें आप परसीव कर सकते हो बाय द योर सेंसेस। थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स आर ए रिलेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। कोई भी ऐसी वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इसका ग्राह्य कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने इंद्रियों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने नाक के द्वारा, अपने कान के द्वारा, अपनी टंग्स के द्वारा और अपनी स्किन के द्वारा, ये 5 इंद्रियां जो है आपकी, इनके द्वारा जो भी परसीव करोगे, ये क्या है? आपका फैक्ट है।
तो मैं जो बोल रहा हूं, जो सुन रहा हूं, जो देख रहा हूं, ये सब क्या है? आपके फिजिकल फैक्ट है। और ये मेंटल फैक्ट क्या है? साइकोलॉजिकल। कोई भी ऐसा फैक्ट जिसके बारे में आप अवेयर होते हैं, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस है अबाउट द फैक्ट, जिसका भान आपको होता है, वो क्या है? मेंटल फैक्ट है। इसे साइकोलॉजिकल फैक्ट कहा जाता है, इसे इंटरनल फैक्ट कहा जाता है। यानी हमारी आपके प्रति क्या ओपिनियन है, ये सब्जेक्टिव है। नॉलेज जो है ये क्या है? सब्जेक्टिव है। इंटेंशन जो है ये क्या है? सब्जेक्टिव है। अनलेस और अनटिल इट इज एक्सप्रेस्ड, जब तक कि उसे एक्सप्रेस ना कर दिया जाए तब तक ये क्या है? मेरी आपके बारे में ओपिनियन क्या है, आपकी रेपो क्या है, ऑल दीज फैक्ट्स ये क्या है? आपके मेंटल फैक्ट है या साइकोलॉजिकल फैक्ट है। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? रॉन्ग और इनकरेक्ट। तो ये वाला फैक्ट है, रेपो जो है वो फैक्ट है, और इस लिहाज से ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे, साक्ष्य नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी रिगार्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट विच स्टेटमेंट करेक्ट? कौन सा है भैया? अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मेन ने तैयार किया था। आंसर इज नो। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स फ्रिट्जमैन स्टीफन ने तैयार किया था। बोलो भैया। यानी हमारे जो क्रॉफ्ट्समैन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कौन है? सर जेम्स फ्रिट्जमैन स्टीफन। इन्होंने ही इसे ड्राफ्ट किया था, इसके प्रारूप को तैयार किया था। इंडियन पैनल कोड को ड्राफ्ट करने वाले थॉमस बॉबिंगटन मैकॉले, और इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने वाले, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ओके, अब आगे चलना ही नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, ये क्या है आपका? ये प्रोसीजरल लॉ है, एग्जेक्टिव लॉ है। कैसा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजर को डिफाइन करता है, प्रोसीजर को डिसाइड करता है, तरीका बताता है, मैनर्स बताता है, मोड बताता है, मोडस ऑपरेंडाई को बताता है। ये राइट्स एंड लायबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। यानी कुछ प्रोविजन, एक आध दो प्रोविजन को छोड़ करके जो इसके सब्सटैंटिव प्रोविजन के तौर पर माने जाते हैं, जो नेग्लिजिबल है, तो इंडियन एविडेंस आपका कैसा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ है। चलो भैया, कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया है या अपराध किया गया था, उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई है, उस स्थान की विधि को जहां पक्षों में अपना समाधान था, और उस स्थान की विधि जहां किसी मामले की कार्यवाहियां की जानी है। लेक्स फोरी। बोलो भैया क्या? यानी प्लेस एविडेंस कहां का डिसाइड होगा, कहां पे, कहां का जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा? उस स्थान की विधि जहां पे ऑफेंस किया गया है। आंसर इज नो। ये जो लॉ है वो लेक्स फोरी है। लेक्स मीन्स लॉ एंड फोरी मीन्स फोरम। जिस फोरम पर वो कार्यवाही चल रही है वहां का जो एविडेंस है वो एप्लीकेबल होता है। आपने ऑफेंस कहां किया हुआ है, किस स्थान पर किया हुआ है, इट इज द इमैटेरियल। यस और नो? इट इज नॉट अ लेक्स लोसी, इट इज अ लेक्स फोरी, लॉ ऑफ द फोरम। मैं अक्सर ये कहता हूं, जहां अन्वेषण या जांच की गई, पहले इसको एनालाइज कर लिया जाए। पहली बात तो ये पहला ही गलत हो गया कि उस स्थान पर जहां पे ऑफेंस कमिट किया गया है वहां का एविडेंस। आंसर इज नो। यानी अपराध आपने कहीं और किया है, इससे मतलब नहीं है वहां क्या एविडेंस लागू होता है। जिस फोरम पर यह प्रोसिक्यूशन हो रहा है वहां के फोरम पर जो एविडेंस है वो कंसिडर किया जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा, उस स्थान की विधि जहां अन्वेषण या जांच की गई है, तो इट इज ऑल्सो इमैटेरियल। ये वहां पे भी मैटेरियल नहीं होगा जहां पे, उस स्थान पर जहां पे इन्वेस्टिगेशन किया गया है, यह भी मैटेरियल नहीं। अगेन, उस स्थान की विधि जहां पक्षों ने अपना समाधान किया था, यह भी नहीं है भाई। तो कौन सा है? उस स्थान की विधि जहां मामले की कार्यवाही की जानी है, दैट इज द लेक्स फोरी। वही है आपका। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जैसे आप यूएपीए के अंतर्गत यदि आपको अरेस्ट किया गया है, यूएपीए के अंतर्गत आपको क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया है। बोलो भाई। तो जनरली आप लोगों ने देखा है कि रिमांड जो है
वो सीआरपीसी में बताया गया है। रिमांड जो दिया जाएगा वो आफ्टर 24 आवर्स देना है उन्हें, या तो जुडिशियल रिमांड होगा या तो पुलिस कस्टडी। बोलो, यही तो पढ़ा गया है। लेकिन यदि आप किसी टेररिस्ट लॉज के अंतर्गत यदि आपको डिटेन किया गया है, तो जनरल प्रिंसिपल आपने क्या पढ़ा हुआ है कि एनी कन्फेशन विच इज मेड बिफोर द पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन विच इज मेड बिफोर द पुलिस ऑफिसर इज शेल नॉट बी प्रूव्ड। उसे क्या नहीं किया जाएगा? प्रूव नहीं किया जाएगा। जबकि यदि आप किसी टेररिस्ट लॉज के अंतर्गत यदि आपको अरेस्ट किया जा रहा है और आप वहां पे कन्फेशन किए हैं, तो उस कोर्ट के द्वारा उस एविडेंस को क्या किया जाता है? एडमिसिबल बनाया गया है अबव द रैंक ऑफ द डीपीएसपी। डीपीएसपी के रैंक के ऊपर और डीपीएसपी या उसके ऊपर के रैंक का यदि अधिकारी यदि ऐसा उसके सामने आपने कन्फेशन किया है, तो वो क्या हो जाता है? रेलिवेंट हो जाता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि उस कोर्ट पर जो प्रोसीडिंग चल रही है वहां पे वो एविडेंस एप्लीकेबल होगा, ना कि स्थान की, ना कि उस अपराध की। मेरी बात आप लोग फॉलो कर पाए? यहां पे जनरल प्रिंसिपल क्या है? यानी यदि यूएपीए के अंतर्गत यदि आपका क्या हो रहा है? प्रोसीडिंग हो रही है, या आपका टाडा के अंतर्गत प्रोसीडिंग चल रही थी, या आपका पोटा के अंतर्गत प्रोसीडिंग चल रही थी, तो वहां पे जो कन्फेशन किया गया था उस कन्फेशन को एडमिसिबल बनाया गया था यदि उस रैंक के ऊपर किया गया था। तो इट इज अ लॉ ऑफ द फोरम। ये क्या है आपका? उस फोरम पर, उस न्यायालय पर जो उस एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया, उस पर जो एविडेंस होगा वो एप्लीकेबल होगा, ना कि उस स्थान की विधि, ना कि उस स्थान की जहां पे अपराध किया गया है, ना कि वो जहां पे क्या किया गया है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। इज इट क्लियर? तो लॉ ऑफ द फोरम, लेक्स फोरी। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर बताना है, ठीक है? इंडिकेट द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ एविडेंस, ये क्या है? लेक्स फोरी। कौन सा है? ऐसे प्रश्नों पर बहुत कुछ सोचना ही नहीं। ये क्या है आपके? लेक्स फोरी, नॉट लेक्स लोसी, नॉट लेक्स लोसाई। ये क्या है आपका? लेक्स फोरी। साक्ष्य विधि है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, सदैव भविष्य साक्षी प्रभाव रखती है, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। तो ये क्या है? भूतलक्षी प्रभाव रखती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? तो लॉ यानी लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी होती है कि वो लॉ को कैसे प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं। बट द प्रोसीजरल लॉ ऑलवेज, procedural law is not necessary to always enforce prospectively. इसे रेट्रोस्पेक्टिवली भी क्या किया जा सकता है? लागू किया जा सकता है। लेकिन जो सब्सटैंटिव लॉज होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? प्रोस्पेक्टिवली ही लागू किया जा सकता है। और इसे कौन रोकता है? आर्टिकल 20 आपने पढ़ा था, और आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 पढ़ा है आपका। यदि कोई क्रिमिनल लॉ है जो आपके ऊपर लाइबिलिटी को इंपोज करता है, ऑफेंस को क्रिएट करता है, उसे रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा है? यानी जो कार्य आज अपराध नहीं है, बाद में लॉ बना करके पीछे से उसे अपराध नहीं बना सकते आप, क्योंकि वहां पे आपका जो प्रोटेक्शन है वो क्या है? कार्योत्तर दंड के विरुद्ध संरक्षण पढ़ा गया है ना। यानी जिस समय हमने कार्य किया था वो बात अपराध नहीं थी, और 4 साल बाद आपने कानून बना करके उसी कार्य को आपने अपराध घोषित कर दिया और उसे 4 साल पीछे से लगाना चाहते हो, यह पॉसिबल नहीं। क्योंकि किसी अपराध को करने के लिए क्या चाहिए? दुराशय चाहिए। तो जिस समय मैं कार्य कर रहा था उस समय मेरे पास ऐसा कोई दुराशय नहीं था, क्योंकि वह बात अपराध नहीं थी। यदि वो बात उस दिन अपराध डिक्लेयर होती तो मैं ना करता, लेकिन जिस समय किया तो कोई गिल्टी माइंड नहीं था मेरे पास उस समय, तो आप कैसे मुझे लायबल बना सकते हो? इज इट क्लियर और नॉट? तो जनरली जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उन्हें रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल बता दूं, जो आपके टैक्स लॉज होते हैं उन्हें रेट्रोस्पेक्टिवली क्या किया जा सकता है? लागू किया जा सकता है, जो आपके ऊपर टैक्स इंपोज करते हैं। ठीक है ना? टैक्स लॉ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार क्या है? सीएडी है, सीएडी कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है और डिफाइन करना है, ये याद रख लीजिएगा। सीएडी
बोलो भैया, कहां मिल रहा है आपको सीएडी? तो साक्ष्य विधि को परिभाषित और संशोधित करना, साक्ष्य विधि समेकन, परिभाषा और संशोधन, कंसोलिडेट करना है, डिफाइंड करना है और अमेंड करना है। ये प्रियम्बल है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? विवेक के साधारण नियम, साक्ष्य के विधिक नियम, तर्क के नियम, उपर्युक्त सभी साक्ष्य के विधिक नियम। क्या है आपके? साक्ष्य के विधिक नियम है आपके। चलो भैया अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है प्रशासनिक अभिकरण की कार्यवाहियों पर, माध्यस्थम की कार्यवाहियों पर, अवमानना की कार्यवाहियों पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसी पर भी लागू नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, चौथा ऑप्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि जितने भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पेपर्स हैं उनके सबके चैप्टर्स और सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, और डेफिनेटली आपको पता है 167 और 11, 167 और 11। बोलो भैया, कहां दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है? चलिए, अच्छा वैसे भी कभी कभी एनालॉजी किया करिए तो कुछ एक आध चीज आपको पकड़ में आएगी, तो वहां से भी क्वेश्चन आपका यहां आसानी से निकल सकता है। बात समझ रहे हैं आप? यदि आपको ये पता है, 11 पता है, तब भी आप पकड़ने का प्रयास करोगे। बोलो, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इधर यदि 11 याद है तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल गया, मिला। और यहां पे 167 है तो ये वाला अपने आप बाहर हो गया। तो इसलिए चीजों को याद भी करना है आपको। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? यही हो गया। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल्स, एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स, नन ऑफ द अबव। आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, बार बार वही आ रहा है आपका। ठीक है, बोलो भैया। अब जरा देखा जाए इसको, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। क्या बताना है आपको? रॉन्ग स्टेटमेंट। जहां पे भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तुरंत आपको क्या लगा लेना है? अंडरलाइन कर लेना है। क्या पूछ रहा है आपसे? बस इसी को दिमाग में रखना है। माइंड क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। चलो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या है आपसे? कौन सा गलत है? बोलो यार। तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रॉन्ग। इसी बात को दिमाग में लेकर के चलना है आपको। दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट और नॉट? तो ये तो करेक्ट है, ये तो बाहर हो गया। नहीं हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो अब जरा देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? पहला क्वेश्चन सही है कि गलत है? सही है। तो अब जरा देखिए, यहां पे 2 ऑप्शन तो आपका बाहर हो गया, यहां पे 1 और 3 गलत है, ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब आपको सोचना ही नहीं है। किस पर नहीं सोचना है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन पर विचार करना है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 2 और 3, 2, 3 और 4 गलत है। चलिए देखा जाए। न्यायालय के समक्ष, दूसरा है, भारतीय साक्ष्य नियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। ये क्या है? स्टेटमेंट क्या है? ये रॉन्ग है। वहां पे जो लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है भैया? मैंने आपसे क्या बताया था कि कौन जो है वो कोर्ट जो क्रिएट होता है वो कौन बनाता है आपका? ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट। और क्या लिखा है? एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर्स हु इज ऑथराइज्ड टू टेक द एविडेंस। एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर्स हु इज लीगली ऑथराइज्ड टू टेक द एविडेंस। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ऑथराइज्ड किए गए? तो जो कमिश्नर होता है, कमिश्नर सीपीसी में जो पढ़ा गया 75 से लेकर के 78 तक कमीशन इश्यू होता है, और कमीशन में कौन अपॉइंट होता है? कमिश्नर। और कमिश्नर जो होता है वो साक्ष्य को क्या कर सकता है? ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा साक्ष्य लेने नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। लागू होता है। दूसरा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर अधिनियम लागू होता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र पर अधिनियम लागू होता है। लागू होता है? आंसर इज नो। बोलो भैया, लागू होता है। तो ये भी गलत हो गया। अगेन,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। मैंने आपसे कहा कि इस पर लागू नहीं होता है, तो कौन कौन सा गलत हो गया है? तो 2, 3 और 4 आपका क्या हो गया? तो ऑप्शन कहां है आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं तो आपसे पहले ही बता दिया कि कहां कहां पे ये लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऐसे प्रश्नों को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि तुरंत है या नहीं है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यही तुरंत दिमाग पे अंडरलाइन करिए, तुरंत क्या आंसर पूछ रहा है? नहीं है। तो कोर्ट में कौन नहीं है? न्यायाधीश भी जो है कोर्ट है, मजिस्ट्रेट भी जो है वो कौन है आपका? कोर्ट है। बोलो भैया। और सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है वो भी क्या है? कोर्ट है। सीधे सीधे परिभाषा में लिखा गया है। और विवादक एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर लिखा है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आंसर आपका कौन सा हुआ? शामिल नहीं है, तो इसमें ये शामिल नहीं। और उसमें तो सीधे सीधे लिखा हुआ ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर हु इज लीगली अथोराइज्ड टू टेक द एविडेंस, वो क्या हो जाएंगे? आपके कोर्ट हो जाएंगे, न्यायालय हो जाएंगे। तो यहां पे विवादक जो है, आपके विवाचक जो है, जो मध्यस्थ हैं, वो शामिल इसमें नहीं है। आगे आइए। धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में लिखित में से कौन सा सही है? शब्दों के संबंध में तथ्य में केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित है। यहां पे शब्दों के संबंध में, यहां पे तथ्यों के संबंध में होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। दूसरा, न्यायालय में मध्यस्थम सम्मिलित है। चलो भैया, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। कोई तथ्य साबित नहीं कहा जाता है जब वह न साबित किया गया हो और न ही ना साबित किया हो। कौन सा सही नहीं है? आपसे यह पूछा है। तो चलिए, तथ्य में केवल भौतिक तथ्य अपित मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित है, यानी फैक्ट्स इंक्लूड द फिजिकल फैक्ट एज वेल एज मेंटल फैक्ट। तो ये तो सही है, सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है, यानी कोर्ट्स इंक्लूड द आर्बिट्रेटर्स। आंसर इज नो, ये सही नहीं है। बोलो भैया। शिला पर उत्कीर्ण लेख, जो भी आपकी शिला है उस पर जो भी एक्सकेवेशंस किया गया है, जो इंस्क्रिप्शंस किया गया है, इज अ डॉक्यूमेंट। यस, मैंने बताया था, फोटोग्राफी है, लिथोग्राफी है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। किसी भी पदार्थ पर अक्षर, अंकों या चिन्हों के द्वारा यदि कोई बात क्या कर दी गया है? डिस्क्राइब किया गया है या उन्हें एक्सप्लेन किया गया है, तो वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा। तो किसी वॉल पर है, किसी आपकी रॉक पर है, तो जो भी बातें लिखी गई है वो क्या है? आपका डॉक्यूमेंट्स है। कोई तथ्य साबित नहीं कहा जाता जब तक, ठीक है, साबित नहीं कहा जाता है, नॉट प्रूव्ड की बात कर रहा है। तो नॉट प्रूव्ड का मतलब जब तक वो ना तो साबित किया गया और जब तक ना साबित किया गया, ना इधर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड, तो वो क्या हो जाएगा? आपका नॉट प्रूव्ड। ये भी सही है आपका। तो कौन सा गलत है आपका? ये बी ऑप्शन। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? Which one is not defined under the section 3 of the Indian Evidence Act? कोर्ट, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, सन स्वीकृति यानी कन्फेशन इज नोवेयर डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। कन्फेशन को एडमिशन हेड के अंतर्गत रखा गया है। कन्फेशन को स्टीफन महोदय ने डिफाइन करने का प्रयास किया और पाटला नारायण स्वामी की केस में उसे क्या कर दिया गया? उसे डिनाई कर दिया गया लॉर्ड एटकिन के द्वारा। बोलो। और लॉर्ड एटकिन ने उसे डिफाइन किया और जिसे पलविंदर कौर की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया। तो कन्फेशन की कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन आपके यहां नहीं है, तो यहां पे कन्फेशन हो जाएगा ऑप्शन चौथा। कौन सा तथ्य है? हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी ऑल आर फैक्ट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके फैक्ट हैं। तो मैंने आपसे कहा कि फैक्ट वो सारी चीजें हो सकती हैं जो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए, जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जो आपने कहा है। बोलो भैया। जो आपने टच किया है, अनुभूति किया हुआ है, जो आपने टेस्ट किया है, दैट इज अ फैक्ट। आम खट्टा है, मीठा है, ठीक है, खाना जो है वो क्या है? स्टेल है या फ्रेश है, ये आपकी जीभ बता सकती है ना, तो ये भी एक फैक्ट है। खाना बासी खाना खाया, स्टेल फूड्स खाया हुआ है, तो ये फैक्ट है या नहीं है? बोलो भैया। हाँ। जो कमरे में लाइट जल रही है, ये फैक्ट है। कमरे में फैन लगे हुए हैं, ये फैक्ट है। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ये फैक्ट है।
मैं खड़ा हूं, ये फैक्ट है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक फैक्ट है। रेनी सीजन में रेन हो रही है, वो क्या है आपका, एक फैक्ट है। ऑल दीज थिंग्स आर फैक्ट्स। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? एक गाय देखी तो कुछ भी देखना, गाय देखो चाहे जो देखो, वो क्या है आपका तथ्य है। मोहन ने सोहन से जाने को कहा, यानी बाय वर्ड्स, तो उसने कुछ सुना है, ये भी एक फैक्ट है। शीतल की बड़ी इज्जत है, यानी रेपो है उसकी, ये भी एक फैक्ट है। और ये सभी, ये सारे के सारे क्या है आपके फैक्ट्स हैं। बोलो भैया। चलो, कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, मैंने आपसे कहा कि कॉन्शसनेस और अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट, ये कैसा फैक्ट है आपका, मेंटल फैक्ट है। तो ये तथ्य नहीं है, ये तथ्य है, बिल्कुल तथ्य है। तथ्य से अन्य एक दशा है, तथ्य नहीं है, वरन वित्त की एक स्थिति है ना भैया, ठीक है। यहां यदि चित्त की एक स्थिति होती तो ज्यादा सही होता। बोलो। तो यहां पे जो कंडीशंस हैं आपकी, वो क्या है आपकी, इट इज अ फैक्ट, ठीक है। और ये तथ्य नहीं है, वरन चित्त की स्थिति है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये फैक्ट है। ये तथ्य से अन्य एक दशा है, नो नॉट एट ऑल। क्लियर हुआ? तो ये क्या है आपका, और कौन सा फैक्ट है, मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट या कैसा फैक्ट है आपका, इंटरनल फैक्ट। बोलो। ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो। थिंग्स इंस्टेड ऑफ थिंग्स आर अ रिलेशन ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। इंद्रियों के द्वारा उसे क्या किया गया है, परसीव किया गया। तो ये क्या है, इज अ एविडेंस, इज अ फैक्ट, इज अ विवाचकता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे क्या है, ये साक्ष्य है, आंसर इज नो। ये क्या है, फैक्ट है। तो मैंने आपसे बताया था कि फैक्ट को डिफाइन कर रहा है, दो फैक्ट है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य क्या है, वैदिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, वैदिक रूप से या तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लीगली नहीं क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। एक फैक्ट जो है दूसरे तथ्य से सुसंगत है, जो तथ्यों की सुसंगति के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट के चैप्टर के अंतर्गत 5 से 55 तक के बीच में जुड़ा हो। परिभाषा तो यही आपके कहते हैं, व्हेन द वन फैक्ट इज कनेक्टेड विद अनदर अंडर द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर ऑफ रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स बाय वॉट एवर मैनर्स, ठीक है ना, जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, तो वो क्या माना जाएगा, एक दूसरे से। तो इसका मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत यदि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से क्या हो गया है, कनेक्ट है, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से क्या है, कनेक्ट है, जुड़ा, इसे कनेक्टेड फैक्ट भी कहा जाता है। सुसंगत जो है वो कैसा फैक्ट है आपका, और कैसे कनेक्ट हो कि 5 से 55 में बताए गए तरीकों में से किसी भी तरीके से वो एक दूसरे से जुड़ा है, तो वो कौन सा हो गया आपका फैक्ट जो है वो रेलेवेंट है। क्लियर हुआ? तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, वैदिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, यस। चलिए भैया आइए, अब ये थोड़ी सी आगे की बात हो गई, लेकिन देखेंगे। यानी जो आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, डॉक्यूमेंट को कहां डिफाइन किया गया है, कोई प्रश्न, कोई दिक्कत, बोलो भैया। तो डॉक्यूमेंट्स को कहां, धारा 3 में बताया गया है कि नहीं बताया गया है, 1 और 3 कहां है। अब ये 2 ऑप्शन आपका गायब हो गया, 2 ऑप्शन पे आपको विचार ही नहीं करना है, किधर चलना है आपको, यहां पे चलना है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं, सीधे के सीधे सेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो पहला और दूसरा तो गायब हो गया। अब जरा प्राइमरी एविडेंस की बात कर रहे हैं, प्राइमरी कहां पे है, मैंने आपको 62 बताया था, सेकेंडरी कहां बताया था, 63 में बताया था, और मौखिक साक्ष्य जो है आपका वो कहां है आपका, 60 में बताया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो भैया। हाँ, तो यहां पे ए जो है वो कहां है आपका, मैं आपसे क्या कहा था, ए का मैंने 3 बोला था क्या, ए का 1 बोला था। हाँ, तो ए का 1 है, तो बेटा मैंने कहा था कि इस पे तो विचार ही नहीं करना है आपको, है ना। तो अब 1 वाला है, तो यहीं से पकड़ करके सीधे मिल गया कि नहीं मिल गया। एक भी यदि आपका सही है तो 1 2 3 4 सामने ही है, दस्तावेज 3 में, प्राथमिक साक्ष्य कहां पे है, 62 में, द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस कहां पे है, तो मैंने आपसे कहा था कि ओरल एविडेंस कहां है, 59 और 60 में है, बोलो। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां है आपका, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो 61 में कहता है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड आइदर बाय द प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, ये बात 61 में बताया गया। और फिर प्राइमरी एविडेंस कहां पे है, 62 में, प्राइमरी 1 है और 62 2 है, तो यानी एक आगे,
और सेकेंडरी 2 होता है तो उसके एक आगे यानी 63 में है आपका। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठाना है आपको। तो ये क्या है आपका प्राइमरी एविडेंस, और फिर ये क्या है आपका सेकेंडरी, और फिर उसके बाद मौखिक कहां है 60। ये डायरेक्ट होना चाहिए आपका। आगे चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए आगे। का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवाद्य तथ्य हो सकते हैं। फैक्ट इन इशू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फैक्ट इन इशू की बात कर रहा है। बोलो भैया, का एक ईमानदार व्यक्ति है, का ने खा की हत्या की है, का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला है, का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। बोलो, ये बताना है आपको फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू को डिफाइन किया गया है, क्या कहता है विवाद्य तथ्य। कोई तथ्य विवाद्य तथ्य कब होगा, जब वह अकेले या अन्य तथ्यों के संसर्ग में यानी उससे मिल करके, कोई तथ्य अकेले या अन्य तथ्यों से मिल करके जो किसी वाद या कार्यवाही में क्या है विवाद्य है, डिस्प्यूटेड है, जिसका कि जो किस पर आधारित है, जो किस पर आधारित है, जो राइट्स पर, लाइबिलिटीज पर, डिसेबिलिटीज पर, और ऐसे राइट्स, लाइबिलिटीज और डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट के बारे में बात करता हो, जिसको एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरी पार्टी उसे क्या करती है डिनाई करती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये फैक्ट जो है आपका, फैक्ट इन इशू जो है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, 3 चीजों पर बेस्ड होना चाहिए, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज। और उस राइट्स के किस बात पर, 4 बातों पर, उस राइट्स के एग्जिस्टेंस पर, उस राइट के नॉन एग्जिस्टेंस पर, उस राइट्स के एक्सटेंट पर और उस राइट के नेचर पर। अगेन उस लाइबिलिटी के किस बात पर निर्भर करेगा, उसके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसके नेचर और उसके एक्सटेंट। अगेन उसकी डिसेबिलिटीज के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट। इसका मतलब, और जिसे एक पार्टी क्या कर रही है असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी क्या कह रही है, इसका मतलब कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो लाइबिलिटी पर बेस्ड है, ऐसा कोई भी फैक्ट जो राइट पर बेस्ड है, ऐसा कोई भी फैक्ट जो डिसेबिलिटी पर बेस्ड है और उसके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस और उसके नेचर और उसके एक्सटेंट के बारे में बेस्ड है, वो क्या होगा फैक्ट इन इशू। जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके आधार पर आप जो है इसको एनालाइज करिए जरा। का ने खा की हत्या की है, ये फैक्ट इन इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आंसर इज यस। यदि ये बात सिद्ध हो जाए कि का ने खा की हत्या की है, ए हैज कमिटेड द मर्डर टू बी, तो लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि नहीं फिक्स हो जाएगी इनकी। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो लाइबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसके नेचर और एक्सटेंट को फिक्स करता है, वो क्या होगा फैक्ट इन इशू होगा। तो ये क्या है आपका फैक्ट इन इशू। का एक ईमानदार व्यक्ति है, इससे क्या पता चल रहा है यार, ईमानदार व्यक्ति से ये क्या साबित हो रहा है, यहां पे कुछ साबित हो रहा है। आप ईमानदार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और है ही ईमानदार तो उससे क्या होने वाला है, बोलो यार। आपकी ईमानदारी जो है वो आपकी लाइबिलिटी को नहीं फिक्स कर रही है, आपके राइट्स को फिक्स नहीं कर रही है, आपकी डिसेबिलिटी को फिक्स नहीं कर रही है। बड़े से बड़े ईमानदार व्यक्ति क्रिमिनल हो सकता है, कैसा नो। तो ये जो है ये फैक्ट इन इशू नहीं है, ये मान लो प्रूफ भी हो जाएगा कि यस यू आर अ ऑनेस्ट मैन, तो इससे राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी पर क्या असर पड़ने वाला है, कुछ पड़ने वाला है। तो ये फैक्ट इन इशू नहीं होने वाला है, ये फैक्ट इन इशू नहीं होगा। अगेन का को यहां पे का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला हुआ, यस दिस फैक्ट इज लाइबिलिटी। अब आप सेक्शन 300 इंडियन पैनल कोड देखिए जरा। सेक्शन 300 इंडियन पैनल कोड क्या कहता है बेटा, कि 4 बातें बताता है, 4 पैराज हैं आपके, और वहां पे 5 एक्सेप्शन बताए गए। तो पहला एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, यदि ऐसा कोई मर्डर किया जा रहा है और वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया गया है, तो यहां पे लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। अभी तक ये मामला 302 में जा रहा था, लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में यदि वो मर्डर किया गया है तो मामला 304 में चला जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। तो ये बेस्ड है किस पर है, ये लाइबिलिटी पर बेस्ड है आपका। किस पर बेस्ड है, लाइबिलिटी पर बेस्ड है या नहीं है, क्लियर हुआ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फैक्ट इन इशू के बारे में बात कर रहा है, तो फैक्ट इन इशू पे 3 ही बातें दिमाग में रखनी है आपको। अगला देख लीजिए, का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था, यह फैक्ट इन इशू है क्या, यह रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, यह क्या हो सकता है, यह मोटिव के तौर पर आ सकता है, बट इट इज नॉट अ फैक्ट इन इशू, क्योंकि यह बात पुरस्कृत किया गया है या नहीं किया गया है,
इससे उसके लायबिलिटी पर क्या असर पड़ने वाला है, उसके डिसेबिलिटी पर क्या असर पड़ने वाला है, उसके राइट्स पर क्या असर पड़ने वाला है, कोई है? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई? है कहीं ऐसा ऑप्शन? 1 एंड 3 आंसर इज करेक्ट। क्लियर हुआ? आगे चलो बेटा। अमुक स्थान पे अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। अमुक स्थान में अमुक क्रम में, इन अ सर्टेन प्लेस, इन अ सर्टेन ऑर्डर्स में कोई चीज क्या है आपका? व्यवस्थित है। ये क्या है आपका? ये फैक्ट है आपका। यही तो है आपका। अब जैसे मैं आपसे अक्सर बताता हूं कि मान लीजिए कि जमीन के अंदर एक क्रम से गड्ढे में क्या किया गया है? एक क्रम से सजा के रखा गया है AK-47 को। अमुक स्थान पर अमुक क्रम में उन्हें क्या किया गया है? व्यवस्थित। ये एक फैक्ट है। बोलो भाई, जो लैंड माइंस आपकी बिछाई जा रही हैं वो क्या है आपका? एक फैक्ट है। अमुक क्रम में अमुक स्थान पर अमुक व्यवस्था में। लाइब्रेरी में बुक जो है एक ऑर्डर में रखी गई है, ये क्या है आपका? जो आपके कमरे की जो आपकी अलमीरा है उसमें किताबों को क्या किया गया है? एक ऑर्डर में रखा गया है। ये क्या है? एक फैक्ट है। कमरे में जो चेयर और टेबल्स रखी गई है एक ऑर्डर में रखी गई है, ये क्या है? एक फैक्ट। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? एक तथ्य है। बोलो यार, मैंने आपसे क्या बताया? थिंग्स इंस्टेड ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स। बोलो, ये क्या है आपका? फैक्ट है। तो वही आपका बताया गया है कि सर्टेन ऑर्डर्स में रखा गया, सर्टेन प्लेस पर रखा गया है। ठीक है, आगे। कौन सा साक्ष्य विधि में सम्मिलित होता है? युक्त युक्त साधारण नियम, साक्ष्य के विधिक नियम। कोई दिक्कत? बी ऑप्शन होगा। ये तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया गया तथा दूसरे द्वारा उसे इनकार या मना किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? व्हेन वन पार्टी asserts एंड अदर पार्टी डिनाइज। कोई भी ऐसा क्या कह रहा है कि वो तथ्य, द फैक्ट्स विच इन अ सूट्स और एनी प्रोसीडिंग्स, पार्टीज एक को एसेट करती है, अभिकथित करती है और दूसरा उसे डिनाई करता है उसे, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहा जाता है? फैक्ट इशू। विवाद्य तथ्य कहां पे है? ये विवादक है, विवाद्य तथ्य होगा, फैक्ट इशू आपका होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव फैक्ट, ये नेगेटिव फैक्ट्स, ये रेलेवेंट फैक्ट, ये विवाद्य तथ्य यानी फैक्ट इन इशू। जैसे वाद या कार्रवाई के एक पक्षकार के द्वारा उसका प्राख्यान किया जा रहा है यानी असर्ट किया जा रहा है और दूसरे पक्षकार के द्वारा डिनाई किया जा रहा है। बोलो भैया, ए कहता है कि ये घर मेरा है, ए कह रहा है कि ये घर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, और बी उसे डिनाई करता है, नहीं नहीं ये आपका घर नहीं है। विवाद इसी बात पर है, ये जमीन मेरी है और वो कहता है कि नहीं ये जमीन आपकी नहीं है। विवाद तो इसी बात पर है। वो कह रहा है कि ये मेरा फादर है और फादर इस बात को कह रहा है कि नहीं ये मेरा लड़का नहीं है। नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फैक्ट इशू हुआ ना। एक पार्टी जो है वो क्या कह रही है? क्लियर है? चलिए आगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि को शामिल किया गया है? 17 अक्टूबर। कब किया गया इसे? 17 अक्टूबर 2000। आईटी एक्ट जब पास हुआ था आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो यहां पे भी है आपकी। क्लियर हुआ? न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है। बोलो भाई, साक्ष्य है, केवल लिखित कथन है, एक सबूत है, नहीं है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के या अनुमति देता है। किसके बारे में बात कर रहा है? हलफनामे के बारे में बात कर रहा है और एफिडेविट की बात करता है। ऑर्डर 19 जो है, ऑर्डर 19, जब सीपीसी आप पढ़ते हो तो वहां पे एफिडेविट्स की बात किया है। सीपीसी में ये इस बात को परमिट करता है। राइट, चलिए भैया, दस्तावेज है, क्या है? उपहासांकन या कैरिकेचर्स बोला जाता है या व्यंग्य चित्र बोला जाता है, या मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द है। मानचित्र या शिला पर उत्कीर्ण लेख है, उपयुक्त में से सभी। बोलो भैया, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मानचित्र भी आएगा यानी मैप भी आ जाएगा। बोलो, मैप है, कोई प्लान है आपका, ये क्या है? आपके डॉक्यूमेंट्स है। मुद्रित यानी प्रिंटिंग है, लिथोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ये क्या है? आपका डॉक्यूमेंट्स है आपका। ये मैप है आपका। बोलो, ये रॉक्स पर जो क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है, ये क्या है आपका? मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि अशोक स्तंभ पर जो बातें लिखी गई हैं वो एक दस्तावेज है। किसी दीवार पर यदि कोई बातें लिखी गई हैं तो वो क्या है? आपका डॉक्यूमेंट्स है। बोलो भैया,
वो दस्तावेज के तौर पर है। मैंने आपसे कहा ना कि अभी सीधे सीधे यदि मुझे ये बताना हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी की दीवार पर यह लिखा हुआ है कि उसको जो इस्टेब्लिश किया है कुमार गुप्त ने किया है, तो ये बात क्या है? ये बात जो लिखी गई है उस दीवार पर उकेरी गई है, ये क्या है? आपका डॉक्यूमेंट है। बोलो भाई। तो ऐसी स्थिति में ये बातें समझ पाए आप लोग? चलिए और देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? फोटो चित्र, मानचित्र, धातु पट पर उत्कीर्ण लेख, मौखिक साक्ष्य। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। तो जरा देखिए, फोटोग्राफी जो है वो है, मैप जो है वो है, और धातु पट पर। बोलो भैया, किसी मेटल प्लेट्स पर यदि कोई चीज लिखा गया है, ये क्या है? आपका डॉक्यूमेंट्स है। मौखिक साक्ष्य जो है, ठीक है, ओरल एविडेंस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। मैंने आपसे कहा था किसी भी पदार्थ पर कोई सब्सटेंस है, बाय वर्ड्स, बाय लेटर, बाय फिगर, बाय साइन, बाय मार्क्स और मोर देन वन मोड्स, जिन्हें क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है या जिसे एक्सप्रेस किया गया है। बोलो वो क्या है आपके? विच कैन बी यूज्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस और विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ। क्लियर है? परिभाषा में ही सीधी सीधी लिखी गई है, वहां पे ओरल एविडेंस के बारे में बात नहीं की गई है। बोलो यार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा दस्तावेज नहीं है? किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा लेखन है, फोटोग्राफ है, किसी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट, यानी इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, आता है। किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, नो। ठीक है ना? ये क्या है? फिजिकल एविडेंस है। इसे क्या माना जाता है? फिजिकल एविडेंस माना जाता है, रियल एविडेंस माना जाता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? मानचित्र है, मैप है, लिथोग्राफी है, शिला पर उत्कीर्ण, कोई रॉक पर लिखी गई है, उत्कीर्ण लेखयुक्त धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया है, ये नहीं है आपका। बोलो यस। ठीक है, अब ये पाषाण काल की बात कर रहा है। पाषाण काल में इसी तरीके के जो औजार हुआ करते थे उनका प्रयोग किया जाता था, है कि नहीं? चाकू हुआ नहीं करती थी तो नुकीला बना करके मारने के लिए काम किया जाता था, या उसे काटने के लिए उसका काम किया जाता था। बोलो यार। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं है आपका? टेलीफोनिक वार्ता, लेख, मानचित्र, फोटो चित्रित शब्द। टेलीफोन वार्ता, ये क्या नहीं है आपका? डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है ना? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसमें और भी यदि एक्सप्लेन करना है कुछ चीज तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए। ये पूरी सीरीज में घटना चक्र के तौर पर इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं पूरा करूंगा, अन्य कानूनों के साथ भी यदि आपका सहयोग मिलेगा तो। थैंक यू।